मित्रों, नमस्कार। आज हम एक अलग विषय लेकर के अपने इस मंच पर उपस्थित हुए हैं और जैसे कि आप सबको पता है कि हम लगातार हिंदी कविता और हिंदी की अन्य विधाओं पर आपसे लगातार मैं बातचीत करता जा रहा हूँ। आज इसी क्रम में हिंदी के वरिष्ठ गज़लकार, बुंदेली गज़लकार और जिनकी गज़लें और उसकी तलखी से हम सब परिचित हैं, जिनको लगातार हम लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ऐसे गज़लकार अपनी बुंदेली धरती के नामानिगार महेश कटारे सुगम पर आज हम परिचर्चा करेंगे। महेश कटारे सुगम किसी के लिए भी एक अपरिचित नाम नहीं है। एक अरसे से लगातार वो लिख रहे हैं। आरंभ उनका भले ही कहानियों से हुआ हो, छोटी छोटी कथाओं से हुआ हो, जिसको बुंदेली भाषा में लिखते थे। चूँकि बीना के रहने वाले हैं तो बुंदेली उनकी मातृभाषा है और उसी भाषा से वो सब कुछ उन्होंने लिखना भी शुरू किया। अतिशीघ्र उन्होंने अपना बदलाव किया और गज़ल पर आ गए। उन्होंने बुंदेली में असंख्य गज़लें लिखी, बाद में हिंदी पर भी लिखा। महेश कटारे सुगम जी को मैंने पत्रिकाओं के माध्यम से जाना था। बहुत पहले मेरे रूस के जो मित्र हैं अनिल विजय जी भारत आए थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि आपके बुंदेलखंड में एक बहुत अच्छे गज़लकार हैं जो प्रतिरोध की गज़लें लिखते हैं, आप उनसे परिचित हो कि नहीं हो? तो मैंने कहा कि हाँ, परिचित तो हूँ, उनको पढ़ता रहता हूँ, लेकिन उनसे मेरी कोई मुलाकात नहीं है और उस तरह का उनसे मेरी कोई जो तो बातचीत नहीं होती है। मेरे गुरुदेव हैं, अग्रज हैं गणेश पांडे जी, गोरखपुर विश्वविद्यालय में हैं, अच्छे आलोचक और कवि हैं। उन्होंने गाहे बगाहे कई बार मुझसे चर्चा की कि उमाशंकर, एक अच्छा आलोचक अच्छे कवि के पास जाता है। अब अच्छा आलोचक वही है जो स्वयं कवि के पास जाए। तुमको महेश कटारे सुगम की गज़लें पढ़ना चाहिए और उन पर बात करना चाहिए। वो तुम्हारी धरती के हैं और तुम्हारी भाषा के हैं, तुम्हारे क्षेत्र के हैं, तुम्हारी विचारधारा के हैं, तो अतः उनको तुम्हें पढ़ना चाहिए। उसी समय 2013-14 का समय रहा होगा। लहक में सुगम जी की गज़लें आई थी तो मैंने पढ़ा। उसमें मेरे भी लेख, उस समय मैं लहक में लगातार लिख रहा था। वहीं से उनको फ़ोन नंबर मिला और उनका फ़ोन आया। बहुत अच्छा हुआ कि पहला फ़ोन उनका आया, हम खुद करते। वहीं से हम दोनों की बातचीतें शुरू हुई। कई बार बांदा आए, उनका अध्ययन शुरू हुआ, उनकी पुस्तकें मुझे मिली और मैंने व्यापक रूप से उनका अध्ययन किया और उन पर मैंने खूब लिखा। महेश कटारे सुगम गज़ल के लिए पूर्णतः समर्पित है। उनके पास इतनी गज़लें हैं कि शायद कोई गज़लकार इतना ज़्यादा लिखा हो। थोड़ा बहुत तो सब लिखे हैं, बहुत चर्चित हो गए हैं। सुगम जी ने अपना पूरा जीवन का जो कर्म है, धर्म है, उद्देश्य है, उन्होंने केवल लेखन को ही बना लिया था। बीच में अस्वस्थ रहे, कई तरह की उनको समस्याएं आईं। उस समय भी उन्होंने जो तो लेखन को विराम नहीं दिया और एक प्राकृतिक चिकित्सा के वशीभूत से की आदत को लेकर के उन्होंने अपना इलाज किया, स्वस्थ हुए और फिर से सक्रिय हुए। महेश कटारे जी को लेकर के आज हम हिंदी गज़ल पर बात करेंगे, क्योंकि ये बात करना बहुत आवश्यक है। गज़ल की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें हिंदी और उर्दू के उस इतिहास को देखना पड़ेगा जहाँ से गज़ल को हिंदी से पृथक विधा माना गया। जो हमारे यहाँ एक आलोचकी भ्रम चला करता है। आलोचकी भ्रम यह है कि जो लय पर लिखता है, छंद पर लिखता है, किसी तरह की जो पुरानी विधा है, रीति है, परंपरा है,
उस पर जो भी काव्य लिखा जाता है वो काव्य वैचारिक नहीं हो सकता। विशेष करके जो कविता के आलोचक हैं, जो कविता में आलोचना में स्थापित हो चुके हैं, उन्होंने गज़ल को एक सामंती और एक विचारहीन रचना माना। उनका ये कहना था, उनका ये मानना था, धोखा था उनके अंदर, ये भ्रम था, आलोचकी भ्रम था कि गज़ल है, गीत है, यह वैचारिक रूप से अपरिपक्व लोगों की विधाएं हैं। इनको साहित्य की जो प्रतिरोध की परंपरा है, जो आज का जो सामाजिक यथार्थ है, जो रचनात्मक यथार्थ है, आज का जो हमारा देश काल और समाज है, उसमें जो घटनाएं घटित हो रही हैं और जिस चीज़ का विरोध करने की जो हमें आवश्यकता है, उस फॉर्मेट में गीत और जो तो गज़ल अधूरे हैं। जबकि ऐसा नहीं है, गीतों में भी अपनी एक लंबी परंपरा रही। छायावाद के बाद भी गीत आते रहे, नए किस्म के आंदोलन हुए, नवगीत हुए, सारी चीज़ें आई और उनमें भी दो तरह के लोग रहे, एक जो शौकी आते हैं और एक जो प्रतिरोध के मूल कवि होते हैं। अब हम कैसे कह दें कि हमारे कानपुर के सील जी, कुमारेंद्र पारसनाथ सिंह जी ने जो गीत लिखे हैं वो गीत हमारी साहित्य की कोटि में नहीं आते। गोरख पांडे जी ने जो भी लिखा, गीत लिखा, गज़ल लिखा, सब कुछ लिखा, लोकगीत लिखा, हम कैसे कहते हैं कि वो साहित्य के दायरे में नहीं आते हैं। हमारे कैलाश गौतम जी थे, मंची कवि थे, उनके गीत उठा लीजिए, उसमें लोक जिस रूप में आया है, विशेष करके आज़ादी के बाद का जो लोकतंत्र है, जो हमारा गांव का समाज है, उसका जो घिनौना यथार्थ उनकी कविताओं में आया है, उनके गीतों में आया है, उसे हम कैसे अस्वीकार कर सकते हैं, उसे कैसे नकार सकते हैं। आश्चर्य होता है जब हम यथार्थ के नाम पर दो भेद, जो काव्य के अपरूप के आधार पर हम यथार्थ को नकारते और अस्वीकार करने लगते हैं। जो हमारी आलोचना की सैद्धांतिकता है, उसका ये एक रस्तापूर्ण दृष्टिकोण है कि हम विधा के आधार पर एक प्रतिरोधी रचना को, आवश्यक रचना को, यथार्थवादी रचना को साहित्य के दायरे से बाहर कर दें। एक प्रकार का ये सामंतवाद है जो साहित्य के ऊपर बहुत दिनों से चला रहा था और आज भी गज़ल, गीत, नवगीत इस आलोचकी तानाशाही से पीड़ित। बहुत से गीतकार, गज़लकार और अच्छे नवगीतकार हैं कि जिन पर चर्चा होनी चाहिए, जो हिंदी कविता से किसी तरह से कम नहीं है और बाकायदा उसी अति यथार्थवाद पर बात करते हैं, उन्हीं समस्याओं को लेकर के आते हैं जो आज हमारी हिंदी कविता आ रही है। बावजूद इसके ना तो उन पर कोई लिखने को तैयार है, ना उन पर कोई बात करने को तैयार है। तो जब ऐसा संकट आता है तो जो जिस विधा का रचनाकार है वह स्वयं अपनी आलोचना का बीड़ा उठाने लगता है। अब आज कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि आज हिंदी की कविता गज़ल की अपेक्षा बहुत पीछे है। गज़ल ने अपना बहुत बड़ा विकास किया है और हर युग में वो गज़ल हिंदी के साथ समानांतर चलती रही। गज़ल को बहुत पहले जो माना जाता था कि प्रेमी प्रेमिका का संवाद है, राजाओं के दरबार में रहने वाले दरबारी जो शायर हैं उनके पढ़े गए कसीदे हैं, अब वो धारणा टूट चुकी है। आज जो हो तो गज़ल प्रेमी प्रेमिका, शाकी, शराब प्याला और हुस्न और रात, कमल, फूल, सुराही, इन सब का एक बयान नहीं रह गया है। ना ही वो किसी का कसीदा हो गया है कि किसी राजा महाराजा, किसी सामंत की शान में झूठे कसीदे पढ़े जाएं, झूठी शान बघारी जाए, ऐसी भी चीज़ नहीं रह गई गज़ल। एक दौर था जब हिंदी में इसी की स्वीकृति थी, क्योंकि हमारा समाज ऐसा था। क्या उस काल में हिंदी में नहीं था तो आपका रीतकाल, जिस काल में गालिब थे, रीतकाल तो था। रीतकाल में जिस तरह की हिंदी कविता लिखी जा रही थी उसी समय तो बहादुर शाह जफर भी साकी, शराब प्याला लिख रहे थे। जो हिंदी के श्रेष्ठ गज़लें हैं रीतकाल के दौरान ही तो लिखी गई, जो इस तरह की हैं। तो हिंदी कविता में भी वही था, तो उर्दू गज़ल में भी वही था। और दूसरा चीज़ था कि आज़ादी के पहले ही
ये हिंदी और उर्दू का जो ये भेद आया, ये बहुत नुकसान किया हिंदी गज़ल का, हिंदी गज़ल की परंपरा को समझने का। ये ठीक है कि गज़ल उर्दू की विधा थी और उर्दू में लिखा गया, पर लेकिन उसकी एक अपनी संस्कृति थी, एक अपनी समझदारी थी। विशेष करके जब आज़ादी का आंदोलन हो रहा था तो उर्दू गज़ल में भी एक हिंदुस्तानियत की बात उठाई गई, और उस हिंदुस्तानियत को लेकर के विशेष करके जो उन मुसलमानों ने जब गज़ल में हस्तक्षेप किया, जो हिंदी भाषी थी, तो एक विशेष किस्म की भाषा है, और उस भाषा को ना तो हम पूर्ण रूप से हिंदी कह सकते थे और ना ही उसको पूर्ण रूप से उर्दू कह सकते थे। वो हिंदुस्तानी भाषा थी, और वही हिंदुस्तानी भाषा हिंदुस्तानी सोच को लेकर के, हिंदुस्तानी समझ को लेकर के और आपसी एकता और राष्ट्रवाद को लेकर के आगे बढ़ी, कि जिसका कि विकास आगमन फिर हिंदी में हुआ, और वो अंत तक आते आते हिंदी उर्दू की एक सामूहिक परंपरा बढ़ गई। लेकिन आज़ादी के पहले ही एक हिंदी उर्दू की लड़ाई का जो अंग्रेज़ों ने बीज बो दिया था, उसका बहुत बड़ा असर ये रहा कि छायावाद को लेकर के, प्रगतिवाद के दौर में, प्रयोगवाद के दौर में जो गज़ल लिखी जा रही थी, जो उर्दू में भी जो कविता लिखी जा रही थी, उसको हिंदी से अलग माना गया, और हिंदी गज़ल को उर्दू गज़ल की ये कहा जाए कि हिंदी साहित्य में उसको नहीं रखा गया, उसको हिंदी साहित्य से दूर की वस्तु माना गया, अलग माना गया। रामविलास शर्मा ने तो खुलकर कहा था कि गज़ल सामंतवादी परंपरा है, राज दरबारों की परंपरा है। जब इतना बड़ा आलोचक एक किसी विधा के प्रति ऐसे विचार सामने ये रख रहा है, तो छोटे मोटे लेखकों का और पाठकों का उनका नज़रिया क्या होगा, आप इस चीज़ के बारे में अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। गज़ल की अगर हम बात करें तो हिंदी गज़ल का सबसे बड़ा जो हो तो पड़ाव दुष्यंत कुमार। हालांकि उससे पहले निराला ने भी लिखा, शमशेर ने भी लिखा, त्रिलोचन ने भी लिखा, सबने लिखा, त्रिलोचन भी लिखे को, लेकिन जो पड़ाव दुष्यंत कुमार ने दिया गज़ल को उर्दू की, फारसी की परंपरा से एकदम अलग हट करके उसको हिंदी की राजनीतिक, यह कहा जाए कि हिंदी हिंदुस्तान की राजनीतिक बुनियाद पर उसको ला करके खड़ा किया। तो मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। उनका गज़ल संग्रह शाये में धूप 1975 में प्रकाशित हुआ था। लोग कहते हैं कि आपातकाल के पूर्व जो एक मोह भंग की अवस्था थी, विशेष करके आज़ादी के बाद हिंदी कविता में मोह भंग आरंभ हो गया था, नई कविता में भी, कविता में भी, उसी का असर दुष्यंत कुमार के शाये में धूप में भी रहा। लेकिन दुष्यंत कुमार ने हिंदी के अधिकतर शब्दों का प्रयोग करके, हिंदी भाषा के शब्दों का प्रयोग करके, वो भाषा जो हिंदी कविता में प्रयोग होती थी, उस भाषा को लेकर के उन्होंने देश की राजनीति पर कटाक्ष किया, और वो सफल हुए। उनका एक ही कविता संग्रह हिंदी गज़ल के आरंभ के लिए, उसकी बुनियाद रखने के लिए, तो वहाँ से जो हिंदी गज़ल जो हिंदी में थी, उसका एक बहुत बड़ा व्यापक बदलाव चालू होता है, कि जो आगे के लिए एक प्रकार का मार्गदर्शक का कार्य करता है, मशाल का कार्य करता है। और उसी बुनियाद पर आगे चल करके जो हमारे आए गज़लकार, उन्होंने हिंदी की लोक भाषा को लेकर के, गांव समाज की भाषा को लेकर के, ठीक है कि दुष्यंत कुमार ने हिंदी गज़ल को राजनीति की भाषा दी, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे आए, उन्होंने गांव की भाषा दी, गांव की समस्याओं की भाषा दी, गांव के माहौल की भाषा दी। ऐसे गज़लकारों में चंद्रसेन विराट भी थे, रामदर्श मिश्र भी थे। उनकी गज़लें उस दौर की पढ़ने लायक। हालांकि ठीक है कि ज़्यादा दुष्यंत कुमार के सामने कोई भी गज़लकार ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हो सका, पर लेकिन कहीं न कहीं से हिंदी ने अपना एक रास्ता बदल दिया कि गज़ल केवल मनोरंजन नहीं है, प्रेमी प्रेमिका का संवाद नहीं है। अगर उसे हिंदी कविता के मुकाबले आकर के खड़ा होना है और हिंदी कविता की तरह उसे कार्य करना पड़ेगा। और गज़ल भी हिंदुस्तानी लोक की तरफ आकर के बढ़ गई, और जैसे ही इसमें वैचारिक रूप से परिपक्व लोक धर्मी लेखकों का प्रवेश हुआ, तो हिंदी गज़ल की
आदतें, उसकी भाषा, उसका कथ्य और उसका लहजा सब कुछ आकर के बदल गया। इसमें मैं उदाहरण दूंगा सलभ श्री राम सिंह का। उनके गजलें हिंदी की क्रांति गीत, उनका राहे हयात 1982 में प्रकाशित हुआ था। उन्होंने गजल को एक क्रांतिकारी विधा बनाने का काम किया। गोरख पांडे थे, फुल टाइम शायर नहीं थे, न गजलकार थे, उनका तो गजल फंगरे भी नहीं आया। उन्होंने भी क्रांति गीत के रूप में गजलों का खूब प्रयोग किया। उन्होंने प्रेम पर भी लिखा, पर लेकिन वो प्रेम कम, क्रांतिकारी प्रेम ज़्यादा था, ये अपने गोरख पांडे जी का। उसके बाद उनका अनुकरण करने वाले बहुत से लोग आए, बहुत सी चीज़ें हुई, पर लेकिन जो ऊंचाइयाँ सलभ श्री राम जी ने पाई और गोरख पांडे जी ने अपने जो तो बेहद कम गज़लों के द्वारा पाई, वो कोई न पा सका। इसी परंपरा में अदम गोंडवी जी का नाम आता है। अदम गोंडवी जी 2011 में उनकी मृत्यु हुई। अपने जीते जी उन्होंने वो प्रसिद्धि पाली जिस प्रसिद्धि के लिए लोग तरसते हैं। अदम गोंडवी जी ने तो साफ कहा था, एशियाई हुस्न की तस्वीर है मेरी गज़ल। या उन्होंने कहा था कि हिंदी गज़ल के बारे में उनके जो बयान थे, जो उन्होंने अपने गज़लों में ही दिए हैं, वो आगे की हिंदी के लिए एक अनुकरणीय बयान हुए। ऐसे रामदर्श, जो ऐसे गज़लकार, विशेष करके अदम गोंडवी साहब को जो तो बहुत पढ़ा गया और उनकी इन पंक्तियों की सीख लेकर के आगे के जो गज़लकार हैं कि जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, महेश कटारे सुगम, इनके दौर के और भी गज़लकार हैं, अनिरुद्ध सिन्हा जी, ज्ञान प्रकाश विवेक जी, और इसी दौर के देवेंद्र आर्य जी, सुल्तान अहमद जी, नूर मोहम्मद नूर जी, बहुत से गज़लकार हैं जो इसी राह पर, जो अदम गोंडवी जी ने जो कहा था कि भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, कि जो भूख का एहसास है इसे शेर सुखन तक ले चलो। अर्थात गज़ल का विषय अब चांद नहीं रह गया, सुराही नहीं रह गई, साकी नहीं रह गया, प्रेसी नहीं रह गई, अब भूख हो गया, संघर्ष हो गया। जो हमारे आसपास के परिवेश में, समाज में जो घट रहा है, जो हमको पीड़ित कर रहा है, जिस घटना से हमारा देश प्रभावित हो रहा है, वो विषय आकर के गज़ल के हमारे विषय हो गए। इसी चीज़ को लेकर के कभी दुष्यंत कुमार जी ने कहा था कि मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार जब ये सूरत बदलने की बात करते हैं तो उनका भी यही उद्देश्य था कि हिंदी गज़ल की जो मान्यता अभी तक रही है उसको परिवर्तित होना चाहिए। अगर इसी बात को लेकर के अदम गोंडवी साहब कहते हैं कि भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, तो कहीं ना कहीं से उनकी भी मांग यही है कि गज़ल को वहाँ जाना चाहिए जहाँ उसकी आवश्यकता है। महेश कटारे सुगम ने हिंदी में भी गज़लें लिखी, बुंदेली में भी गज़लें लिखी और खूब लिखा, अब खूब पढ़े गए और उनको सम्मानित भी किया गया। वो भी अदम गोंडवी जैसे, दुष्यंत कुमार साहब जैसे अपने बारे में कहते हैं कि साकी शराब जाम की रवायत भी नहीं, अपनी गज़ल को भीड़ की आदत भी नहीं। वो भी साकी, शराब और जाम को छोड़ने की बात करते हैं। जब एक गज़लकार खुद अपने बारे में, अपनी गज़ल के बारे में, उसके कहन के बारे में खुद कह रहा है, तो वहाँ पर कोई शंका नहीं रह जाती है कि उन्होंने क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है। महेश कटारे सुगम जिस गज़ल की बात को वो गांव और गली में ले जाने की बात कहते थे अदम गोंडवी साहब, तो महेश कटारे जी वहाँ उसको ले गए। उनकी सारी अनुभूतियाँ, उनकी सारी सोच, उनका सारा जो गज़ल का विन्यास है, विशेष करके अप्रस्तुत विधान। जब हम किसी चीज़ की तुलना करते हैं तो दो प्रकार के विधान होते हैं।
प्रस्तुत विधान और अप्रस्तुत विधान। प्रस्तुत विधान का मतलब होता है, अप्रस्तुत विधान का मतलब होता है कि जो हम देख रहे हैं उसकी तुलना करना, और उसकी तुलना के लिए हम क्या वस्तु ला रहे हैं। जो अप्रस्तुत है वो कहाँ से ला रहे हैं। अगर हम आते हैं महेश कटारे सुगम के यहाँ, तो यहाँ पूरा बुंदेली लोक रचा बसा है। उनकी हर घटना, हर सोच और हर बिंब, विशेष करके उनकी जो गज़लों में बिंब आए हैं तो बुंदेली। भाषा के भी संदर्भ में वो बुंदेली है। भले ही वो हिंदी गज़ल लिख रहे हों, उसमें उर्दू का बाहुल्य नहीं है, हिंदी के शब्दों का बाहुल्य, पर लेकिन उनमें भी कहीं ना कहीं ये संकेत है कि ये बुंदेली धरती के गज़लकार हैं। महेश कटारे सुगम एकमात्र ऐसे गज़लकार हैं कि जिनको पढ़ करके जाना जा सकता है कि यह गज़लकार किस क्षेत्र का है, क्या सोचता है, कैसे रहता है, कैसे खाता है, कैसे पीता है। सब कुछ उसकी गज़लों से आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा केवल हिंदी लोकधर्मी कविता में होता है। अगर आप कवि हैं और हम आपको पढ़ने के साथ ही न समझ पाएँ कि आप किस ज़मीन से जुड़े हैं, क्योंकि आपकी ज़मीन की वहाँ अभिव्यक्ति ही नहीं हो रही है, तो आप कभी नहीं हो सकते। यही बात मैं सुगम के तरीके में कहूँगा कि जहाँ पर उनकी गज़ल है तो वो कविता की इस पक्ष का तो एकदम बराबरी कर रही है कि कविता भी कवि की पहचान कराती है, उनकी गज़ल भी है जो उनके गज़लकार की पहचान कराती है। गज़ल को देखकर हम जान जाते हैं कि महेश कटारे सुगम किस जमीन के गज़लकार हैं। उन्होंने समाज को लेकर के, देश को लेकर के, ऐसा नहीं कि परंपरागत जो तो उनकी जो गज़लें हैं वो जो उन्होंने हिंदी में लिखा है तो एकदम परंपरागत, ऐसा नहीं। प्रेम के संबंध में भी उनकी गज़लें हैं, हर विषय में उनकी गज़लें, पर लेकिन सबसे ज़्यादा उनकी जो मुखर आवाज़ आई है, उनका जो आया है तो प्रतिरोध का आया। उन्होंने प्रतिरोध को मुहावरा बनाया है, विशेष करके समाज में हो रहे बदलावों पर, और जो हमारी लोक धर्मी अस्मिताएँ हैं, गांव हैं, घर हैं, बाज़ार का जो हमला हुआ है, जो रिश्तों में टूटन हुई है, आदमी के आचरण में जो एक बहुत बड़ा बदलाव किया है इस पूंजीवाद ने, उन सब पर महेश कटारे सुगम की नज़र जाती है। उनकी नज़र वहाँ भी जाती है कि पूंजीवाद से लोकतंत्र कहाँ कहाँ पर भ्रष्ट हुआ है, कहाँ कहाँ खंडित हुआ है। वो नेताओं पर भी हमला करते हैं, वो राजाओं पर भी हमला करते हैं, और उन पर आक्रमण करने के लिए तरह तरह के रूपक रचते हैं, तरह तरह के बिंब रचते हैं। और महेश कटारे सुगम की अधिकांश रचनाएं इस दौर में, विशेष करके जो हम लोगों ने देखा है 2010 के बाद से लेकर के अब तक का, इसका पूरा समाज, इसकी पूरी राजनीति, इसकी पूरी मतलब सब कुछ आपका उपस्थित है। विशेष करके हिंदुस्तान में जो 2010 के बाद हुआ, वहाँ जो आज हो रहा है इस घोर पूंजीवादी दौर में, वो सारा का सारा कुछ उनकी गज़लों में एक प्रकार से उपस्थित है। इन्हें हम अपने समय का सबसे प्रमाणिक दस्तावेज कह सकते हैं, महेश कटारे जी की गज़लों को। उनकी गज़लों को अगर हम देखें, आया उनको ध्यान अचानक, लगे बांटने ज्ञान अचानक, जीने वाले ताम झाम में पहुंच गए शमशान अचानक। उन्होंने ये बहुत बड़े बदलाव का संकेत किया है कि हमारे समाज में जहाँ एक जीने की आशा है और उस आशा से लड़ता हुआ आदमी आज शमशान घाट पहुंच रहा है। ये व्यंग है अपनी आजकल की राजनीति पर और उसकी समझ पर। और उन्होंने ये कहा है कि इतने खतरे हो गए कि जीने के लिए हम जी रहे हैं, जीना भी एक खतरा है, और इस खतरे में इतना ज़्यादा संकट है कि हम उसमें शमशान घाट पहुंच जा रहे हैं। इन्हीं खतरों का वो जिक्र अपनी हर गज़ल में करते हैं। एक गज़ल मैं और आपको सुना रहा हूँ।
अभी जिस्म में जान शुक्र है, बची हुई मुस्कान शुक्र है, महंगाई से बंद हो गया बाहर का जलपान शुक्र है, जंग माफिया से लड़कर भी नहीं गई है जान शुक्र है। जान शुक्र है कि संघर्ष है, लड़ाई है, माफिया राज है, तब भी हमारे पास आज मुस्कान शेष है, हमारी जान शेष है। ऐसी तमाम चीज़ों का वो उल्लेख अपनी हिंदी गज़लों में कहते हैं और लोगों को सावधान भी कहते हैं। ऐसा नहीं कि वो केवल कह ही रहे हैं, सावधान भी करते जा रहे हैं कि अंधेरा सफ़र है, खबरदार रहना, लुटेरा शहर है, खबरदार रहना, गला काटते हैं बड़ी सादगी से, ये इनका हुनर है, खबरदार रहना। ये अपने लोगों को, अपने समाज को, सबको सावधान भी करते चलते हैं। एक अच्छे शायर का, एक अच्छे कवि का यही लक्षण होता है कि वो केवल विसंगति पर सवाल नहीं करता है, वो केवल अपने समाज में सवाल नहीं उठाता है, वह उन जो आसन्न संकटों से लोगों को खबरदार भी करता है और उस कर्तव्य को वो अपनी गज़ल में निर्वहन कर रहे हैं, जो हिंदी कविता कर रही है। आज हिंदी कविता भी कर रही है, वो आज के संकटों पर बात भी कर रही है और लोगों को खबरदार भी कर रही है और उत्प्रेरित भी कर रही है। और इन सब में अगर हम जाएं तो जो सबसे बड़ा जो संकट का दौर आया है इस पूंजीवाद के लिए, वो एक सांप्रदायिकता के रथ पर सवार होकर के आया। इस देश में जो अंधाधुंध निवेश, उत्तराधुनिकता, जो साहित्य में देखिए कि राजनीति में जो फाशीवाद है, वही अर्थशास्त्र में भूमंडलीकरण है, बाजारवाद है, ये आर्थिक उदारीकरण है। और जब साहित्य की बात आती है तो वही उत्तराधुनिकता हो जाती है। उत्तराधुनिकता का ये मतलब है, उत्तराधुनिकता का मतलब है कि हमारी जो सांस्कृतिक लोक धर्मिता है, जो हमारी पहचान है, जो हमारा एक श्रम मूलक जो हमारी संस्कृति है, उसको किसी भी तरह से नष्ट किया जाए, उसकी भाषा को नष्ट किया जाए, उसके साहित्य को नष्ट किया जाए, क्योंकि यह साहित्य स्वभावतः सत्ता का, पूंजी का विरोधी होता है। ये उत्तराधुनिकता है और उत्तराधुनिकता ऐसा कर रही है। आज उसको चुनौती मिल रही है तो केवल लोकधर्मी कवियों से मिल रही है। और जो महानगर, ये जो महानगर के कवि हैं, जो महानगरीय आलोचक हैं, वो उसके समक्ष तो पूरा अपने आप को अर्पित कर चुके हैं। इसलिए शायद उत्तराधुनिकता के वशीभूत होकर के, उत्तराधुनिकता के रंग में रंग करके, वो हिंदी गज़ल जैसी प्रतिरोधी विषय को, एक कहा जाए कि विधा को आकर के नष्ट करने में आलोच की फांसीवाद के द्वारा लगे हुए हैं और उसे अनदेखा कर रहे हैं। महेश कटारी सुगम इस सांप्रदायिकता पर कि जिस पर हिंदी की बड़ी बड़ी कविताएं लिखी गई, बड़ी फेमस कविताएं लिखी गई, और हिंदी कविता में सांप्रदायिकता का बहुत विरोध हुआ है। ऐसा नहीं कि हिंदी गज़ल में नहीं हो रहा, बहुत हो रहा है। आप किसी भी गज़लकार की गज़ल को ले लीजिए, मैं केवल महेश कटारे सुगम की बात नहीं करता, मैं अखिलेश श्रीवास्तव चमन की भी बात करता हूँ, मैं अनिरुद्ध फिन्हा की भी बात करता हूँ, हरे राम समीप की भी बात करता हूँ, मैं सबकी बात करता हूँ, देवेंद्र की भी बात करता हूँ। कोई भी समकालीन गज़लकार की आप गज़ल ले लीजिए, हर गज़ल में सांप्रदायिकता का विरोध है और हिंदुस्तानियत का समर्थन है। और हर गज़लकार हिंदुस्तानियत की बात कर रहा है, उसी हिंदुस्तानियत की बात कर रहा है जो उर्दू गज़लकारों ने हिंदी की इस सीमा तक ला करके छोड़ दिया था। गंगा जमनी तहजीब की बात कर रहा है। देखिए, मैं कटारी जी को सुनाता हूँ। देश प्रेम की छाया होगी वादों में, राष्ट्रवाद के पेड़ उगाए जाएंगे, श्रद्धा के कुछ नए भूत पैदा होंगे, अंधभक्ति के प्रेत जगाए जाएंगे, मंदिर का फिर जिन्न निकाला जाएगा, मुल्क में फिर दंगे भड़काए जाएंगे। ये दंगों का एक प्रकार का समाज शास्त्र है जो सुगम जी हम लोगों के समक्ष ला करके रख रहे हैं। ऐसी तमाम चीज़ें जो उनके समाज के आसपास घटित हो रही हैं, महेश कटारी सुगम अपनी गज़लों में ला करके रखते हैं। और ऐसी चीज़ भी ला करके रखते हैं जो हिंदी कविता ला करके नहीं रखती है, क्योंकि महेश कटारी सुगम गलियों की बात करते हैं, कूचों की बात करते हैं, और जो हिंदी कविता है वो
शहरों की भी बात करती, गांव की बात करती, अपनी प्रकार की संरचनाओं की बात करती है, लेकिन गली गली में जो हो रहा है, मोहल्ले मोहल्ले में जो हो रहा है, उस मोहल्ले की भाषा में ला करके एक जो तो बड़े सलीके से बात करते हैं। एक मैं उनकी गज़ल हिंदी की सुनाता हूँ जो हमारे समाज का भीषण सच है। वो देखिए, घूस के उद्योग को फरसब्ज करने के लिए कुर्सियों पर जेब कतरों को बैठाया जाएगा। अशोक ली खुद गर्जियों ने सब नमी ईमान की, गीत फिर जश्ने तरक्की का सुगम गाया जाएगा। लूट करने वाले शोषक समाज का एक वह तबका जो शोषक वर्ग से आता है, उसी को कुर्सियों पर बैठाया जाएगा और उसको बैठाने के बाद वो जितना लूट करेगा, जितना शोषण करेगा, जितना समाज को उत्पीड़ित करेगा, उसी को फिर कहा जाता है कि देश का विकास हो रहा है, हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है। ऐसे उल्टा बातों को उन्होंने इस चीज़ को कहा। और यही नहीं, जो हमारी लोक संस्कृति को नष्ट किया जा रहा है, जो ये बाजारवाद आया है, भूमंडलीकरण आया है, गांव को भी बाजार बनाना चाहता है। ये नहीं चाहता कि हर आदमी अपना उत्पादन करे, अपना खाए। जो आज तक हमारे जो गांवों का नारा होता था कि हमारे गांव आत्मनिर्भर होते थे, वो स्वयं पैदा करते थे और स्वयं खाते पीते थे, आज वो चाह रहा है बाजारवाद की हर आदमी एक उपभोक्ता बने। इसलिए जब हमें उपभोक्ता पैदा करना है, हमें इंसान नहीं पैदा करना, तो हमें सबसे पहले गांवों को उजाड़ना पड़ेगा। उनका जो उत्पादन का जो तरीका है, उनका जो चक्र है, उनके जो संस्थान है उत्पादन के, उनका जो विक्रय का साधन है, उसको नष्ट करना पड़ेगा। और धीरे धीरे सबको नष्ट किया गया है। इस बात को कविता ने भी रेखांकित किया है और गज़ल ने भी रेखांकित किया है। एक मैं गज़ल उनकी देखता हूँ। खेत गए खलिहान गए, घर ग्राम गए, बांध लो महुआ पीपल आम गए, करते काम गुजरते थे जो खेतों में, मन चीते वो सुबह दोपहर शाम गए, कच्चे घर की छत के नीचे करते थे थके थकाए जिस्मों के आराम गए। कच्चे घर भी गए, खेत भी गए, खलिहान भी गए, आम भी गए, महुआ भी गए, सब कुछ गया, केवल शेष रह गया है तो बाजार शेष रह गया है। ऐसा जो एक प्रकार की सुगम का जो यथार्थवाद है, उनकी जो गज़लों की जो रचनाशीलता है, उनका जो कहान है, उनकी जो तलखी है, ऐसी ही उनकी हर गज़ल संग्रह में, मैं किसी एक गज़ल संग्रह की बात नहीं करता, उनकी समूचे व्यक्तित्व को लेकर के बात कर रहा हूँ, उनकी पूरी रचनाशीलता को लेकर के बात कर रहा हूँ। अब कोई बताए कि ये कहाँ से लग रहा है कि सुगम हिंदी कविता से कम प्रतिरोधी है, कि हिंदी गज़ल कम कर रही है। आखिर सुगम को जनता ने क्यों पसंद किया, पाठकों ने क्यों पसंद किया, ये हम उनको सुनना क्यों पसंद करते हैं? इसका कहीं ना कोई कारण होगा कि ये किसी आलोचक के कारण नहीं है, यह उनकी कविता के कारण है, उनकी गज़ल के कारण है और उसकी चेतना के कारण है, उसकी संदेश के कारण है, जो आज आसानी से उस वर्ग तक जा रही है, ये जिस वर्ग को उसकी आवश्यकता है। सबसे बड़ा संकट आज कविता के समझ अपने संप्रेषण का है। जो कवि की भाषा होती है वो अपनी भाषा में लिख रहा है और जिस व्यक्ति को, जिस समूह को कविता की आवश्यकता है उसकी अपनी भाषा होती है। भाषा का अंतर है। तो जो एक काव्य भाषा, परिष्कृत काव्य भाषा में लिखी गई कविता, वो एक आम आदमी को कैसे प्रभावित करेगी, कैसे प्रेरित कर सकेगी, कैसे उसे मैसेज दे सकेगी। लेकिन सुगम के अंदर ये समस्या नहीं है। वो उसी भाषा में कहने की कुव्वत रखते हैं जिस भाषा का उनका पाठक है, जिस भाषा का उनका श्रोता है। इस बात को उन्होंने किया है। उन्होंने ऐसी कविताएं, मतलब उनकी जो गज़लें हैं, विशेष करके बुंदेली की गज़लें, इस मायने में बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं एक उनकी बुंदेली गज़ल का आपको उदाहरण ये दूंगा कि देखिए, इस गज़ल को वही लिख सकता है जो उस परिवेश में रहा है, जो उस गांव में रहा है,
जो वहाँ की अमराइयों को देखा है, वहाँ के फलों को देखा है और उनका आनंद लिया है। एक मैं देखता हूँ तो इससे पहचान होती है कि आखिरकार जो ये लिख रहा है वो किस ज़मीन का है। वो यथार्थ लिख रहा है कि एक मायाजाल रच रहा है अपने शब्दों द्वारा। इससे पहचान हो जाती है। एक है रिश्ते पके करौंदा जैसे, नैनू कैसे लोंदा जैसे, मोड़ी हरी निबौरी जैसी, मोड़ा लागत कुलेंदा जैसे, तनक तनक से लड़का बच्चा, खिले फूल है गेंदा जैसे। गेंदा का फूल, मोड़ी, निबौरी, करौंदा, नैनू का लोंदा, नैनू माने मक्खन का लोंदा जो खाने में बड़ा प्यारा होता है, वो बहुत पहले बचपन में हम लोग भी देखते थे, खाते थे। ये चीज़ें वही ला सकता है जो नैनू का लोंदा खाया हो, जो खेत से तोड़ करके करौंदा खाया हो, जो गेंदा को फूल को देख रहा हो और छोटे छोटे बच्चों को वहाँ खेलते देख रहा हो। यह सुगम जी की कविता में है कि वो उस भाषा में जाकर के कह देते हैं कि ये देखो कि ये भाषा है और ये हमारे समय की हकीकत है। इन चीज़ को लेकर के उन्होंने जो है भाषा को लेकर के विलक्षण व्यवहार किया है, अपने संप्रेषण को लेकर के ही नहीं, अपने कहान को लेकर के भी, कि उन्होंने बुंदेली भाषा को जो एक अक्खड़ भाषा मानी जाती थी, जिसका रचनात्मक योगदान हिंदी साहित्य में अत्यल्प है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन अत्यल्प है और वो उल्लेखनीय नहीं कि जिसका कि उल्लेख किया जा सके। ये लेकिन महेश कटारे सुगम ने इस भ्रम को भी तोड़ा है कि हिंदी में भी ये बुंदेली में भी एक प्रयोग धर्मिता है। इसमें कहानी भी लिखी जा सकती है, उपन्यास भी लिखी जा सकती है, गज़ल भी लिखी जा सकती है और कविता भी लिखी जा सकती है। अब देखिए, अब जीवै को एकई चारो, मन में बैठे डर खो मारो, जिन हरियन में जुरम पकत है, चौराहे पे उन्हें उगारो, नेता हंस गए अगर भुलावे, समझो कछु दार में कारो। अब जीवन को एक ही चारा, अब तो जीने का केवल एक ही चारा रह गया है। ये समझा रहे हैं अपने उन लोगों को जिन लोगों तक वो अपनी गज़ल को भेजना चाहते हैं, प्रेषित करना चाहते हैं, उनको समझा रहे हैं कि अब जीने का केवल एक ही चारा रह गया है कि जिन हनियन में जुर्म पकत है, जहाँ अपराध फल फूल रहा है, जिन जगहों पर, जिन संस्थाओं पर और जिन लोगों द्वारा और जिस विचारधारा के द्वारा अब उस जुर्म को उसी जगह पे जाकर के मारो। अगर आपको नेता बुला रहा है कि आओ मैं तुम्हें ये दे दूँ, तो ये समझ जाओ कि दाल में कुछ ना कुछ काला है। ऐसी सीख वो अपनी भाषा में, उसी भाषा में जिस भाषा में अपराध हो रहा है, उसी भाषा में दे रहे हैं और उन लोगों को दे रहे हैं जो अपराध को सह रहे हैं, जो अपढ़ वर्ग है, कम पढ़ा लिखा वर्ग है, जो गांवों में रहता है, कस्बों में रहता है, मजदूरी करता है, उसके पास भाषा वही है जिस भाषा का प्रयोग महेश कटारे सुगम कर रहे हैं। बुंदेली आज उनकी गज़ल की पहचान हो गई है और ये बुंदेली एक मुहावरा बन गया है। जिस भाषा को लेकर के महेश कटारे सुगम ने इतनी विलक्षण और इतनी अद्वितीय गज़लें लिखी, जो हिंदी कविता के समानांतर आज यात्रा कर रही हैं, गज़ल को ऐसे ही गज़लकारों ने एक हिंदी गज़ल को कविता से आगे कर दिया है। आज हिंदी गज़ल अस्मिता पर भी बात कर रही है, लोक धर्मिता पर बात कर रही है, गांव शहर के द्वंद्व पर भी बात कर रही है, वो स्त्री पर भी बात कर रही है, दलित अस्मिता पर भी बात कर रही है और विचार भी कर रही है। और भले ही बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के बड़े बड़े आलोचक और लेखक जो अपने आप को वो हिंदी साहित्य का महान नियंत्रक और ये मठाधीश मानते हैं, भले ही वो हिंदी गज़ल को दोयम दर्जे की चीज़ समझते हों, आज हिंदी गज़लकारों ने आलोचना का भी सवाल अपने हाथों से उठा लिया है। अनिरुद्ध सिन्हा, हरिराम समीप जैसे गज़लकारों ने हिंदी जो गज़ल की अस्मिताओं को लेकर के, उनकी रचनात्मक क्षमताओं को लेकर के, उसके इतिहास को लेकर के, उसकी परंपरा को लेकर के, भाषा को लेकर के बेहतरीन आलोचना की पुस्तकों का संपादन किया है। और आज हिंदी गज़ल
जिस राह पर चल रही है, तो मैं कहूँगा कि हिंदी कविता, हिंदी गज़ल दोनों समानांतर ये खड़ी हो चुकी हैं और एक भी विधा को दूसरे के लिए कमतर नहीं आंका जा सकता। आदरणीय महेश कटारे सुगम जी पर आज ये इतना ही। और कल मैं अलग जो तो किसी दूसरे मित्र के लिए फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।